हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति के इस खंड में और अभ्यास की तरफ बढ़ाते हैं एक कदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड की। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है पटल पर, लिंगायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वे शिव की पूजा करते हैं। दूसरा है वे दाह संस्कार जैसे हिंदू श्राद्ध अनुष्ठानों का पालन नहीं करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, इसका चुनाव आपको करना है। आपके सामने विकल्प हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो आइए विचार करते हैं। दरअसल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन इसमें सही हैं। अब कैसे हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दरअसल 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने किया था। इनके अनुयायी जो होते थे, इनके जो अनुयायी थे वो वीर शैव अर्थात शिव के वीर या लिंगायत अर्थात लिंग धारण करने वाले कहलाते थे। इस लिहाज से अगर देखें तो आपका कथन एक बिल्कुल सही है। साथ ही वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं, अर्थात छोटे लिंग को बनाकर उसकी आराधना की जाती थी। इस लिंग का आकार बड़ा भी हो सकता था। सामान्यतः इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध या बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। यह एक आम प्रचलन था। इस लिहाज से आप देखेंगे तो अक्सर आपने गांवों में भी देखा होगा कि अपने बाह में एक छोटा सा कुछ धागे में बांध के एक संरचना बांधी जाती है। तो दरअसल इस जो मत के मानने वाले लोग थे, जो वीर शैव लोग थे, वो भी अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करने की प्रथा को मानते थे। लिंगायत लोगों का विश्वास है कि मृत्युपरांत अर्थात मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए जो श्राद्ध संस्कार का है वो पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। इसलिए अगर देखें तो आपका दूसरा कथन भी सही है। इस लिहाज से विकल्प के लिहाज से आप देखें तो सी कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किनका संबंध जैन धर्म से है। आपको बताना है कि पहला अंग, दूसरा उपांग, तीसरा प्रकीर्ण, चौथा पूर्व। इसमें से आपको सही कूट का चयन करके बताना है कि किसका संबंध जैन धर्म से है। केवल पहला और दूसरा, केवल तीसरा और चौथा, केवल पहला दूसरा चौथा या 1 2 3 4। तो दरअसल जब हम जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों के लिहाज से अगर नजर डालें तो उनको पूर्व कहा जाता था, अर्थात जैन धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो पूर्व नाम से जाने जाते थे। और उनकी अगर संख्या की बात करेंगे तो ये कुल 14 होते थे जिनको पूर्व कहा जाता था। साथ ही जैन साहित्य जो होता था, जैन साहित्य को आप देखेंगे आगम नाम से जाना जाता है। इस लिहाज से अगर देखें तो जो इनकी भाषा है, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैन लोग, तो वो अर्धमागधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अर्धमागधी इस भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 12 अंग आप देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे 12 उपांग भी हैं, 12 उपांगों का भी जिक्र मिलता है, 10 प्रकीर्णों का जिक्र मिलता है। साथ ही आप देखेंगे 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। इस प्रकार अगर इस तरह से आप विचार करें तो ये चारों ही जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं, अर्थात अंग भी संबंधित है, उपांग भी संबंधित है, प्रकीर्ण भी संबंधित है और पूर्व भी संबंधित हैं। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प डी होगा। तो इस लिहाज से डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में तीर्थंकर का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनसे जो मिलती जुलती प्रतिमा लक्षण है उसको दिखाया गया है। आपको सही विकल्प का चयन करना है दोनों का मेल करके। तो दरअसल आदिनाथ के सामने वृषभ लिखा है, मल्लिनाथ के सामने अश्व है, पार्श्वनाथ के सामने सर्प है और संभवनाथ के सामने जल कलश है। इस आधार पर नीचे दिए गए विकल्प से आपको सही कूट का चयन करना है। तो दरअसल जो आदिनाथ हैं उनका संबंध आप देखेंगे तो वृषभ से है। आदिनाथ का वृषभ से संबंध बिल्कुल सही है। मल्लिनाथ का संबंध जहां तक है वो जल कलश से मल्लिनाथ संबंधित है। वहीं पार्श्वनाथ को जब आप देखेंगे तो इनका संबंध सर्प से होगा, सी का तीसरा हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे संभवनाथ का संबंध जो है वो अश्व से हो जाएगा। इस लिहाज से अगर सही विकल्प का अगर चयन करना होगा तो आपका विकल्प के लिहाज से ए विकल्प बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो देखिए, यापनीय संप्रदाय की यहां बात की जा रही है। आपके सामने विकल्प हैं, बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय है, जैन धर्म का संप्रदाय है, शैव धर्म का है, वैष्णव धर्म का है। आपको इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो दरअसल यापनीय यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो जैन धर्म का एक संप्रदाय है। इस लिहाज से आपका बी विकल्प सही होगा। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान, महायान, वज्रयान होते हैं, आपने सुना होगा। जिस प्रकार शैव धर्म के संप्रदायों की अगर बात करें तो प्रमुख संप्रदायों में पाशुपत, कापालिक, शाक्त, कालामुख, दसनामी ये शैव संप्रदाय हैं। उसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से जैसे श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये वैष्णव धर्म के संप्रदाय हैं। उसी प्रकार यापनीय भी एक संप्रदाय है जिसका संबंध जैन धर्म से प्रत्यक्ष रूप से जो संबंधित है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। अब आपको बताना है कि यह अनुमति कहां दी गई थी। तो दरअसल यह अनुमति दी गई थी, इसका सही विकल्प है श्रावस्ती में, कि वैशाली में, कि राजगृह में, कि कुशीनगर में। आपको इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प इसका है ऑप्शन बी, वैशाली में। दरअसल आपको पता होगा कि वैशाली का अन्य दृष्टिकोण से भी महत्व है। बौद्ध भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की जब अनुमति दी गई वैशाली में, देखिए वैशाली में ही आपको जो बौद्ध संगीतियां हुई थी वो कितनी हुई थी? 4 हुई थी। पहली कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुई थी। तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो जो वैशाली है वो द्वितीय बौद्ध संगीत के लिहाज से भी प्रसिद्ध है और आपको पता है कि इसकी अध्यक्षता सर्वकामिन या सुब्बुकामी भी कहा जाता है, उन्होंने की थी, जो कि कालाशोक के समय में इसको आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और ये कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जब हुआ उसके 100 वर्षों के बाद 283 ईसा पूर्व में, 283 बीसी में इस द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, कालाशोक के समय में किया गया था। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश करने की अनुमति बुद्ध द्वारा ही दी गई थी। यह दी गई थी वैशाली में। इस लिहाज से बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने पटल पर कि बुद्ध के चित्र का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, विनकडफिसस, कनिष्क, नहपान या बुद्धगुप्त। अब आपको चयन करके इन विकल्पों के आधार पर बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो दरअसल विकल्प के लिहाज से देखेंगे तो जो कनिष्क थे, कनिष्क के समय में कनिष्क के जो सिक्के थे उस पर बुद्ध के चित्रों का अंकन हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो कनिष्क का शासनकाल है वो कब से कब है? तो 78 से लेकर 105 ईस्वी तक कनिष्क का शासनकाल है। और इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर इनकी राजधानी थी, जिसको पेशावर भी कहा जाता था, कनिष्क की राजधानी थी। और कनिष्क के राज्यारोहण की जो तिथि है वो 78 ईस्वी है और शक संवत का जो सूचक है वो भी 78 ईस्वी ही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और कनिष्क ही वो शासक है जिनके समय जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो अभी आपको बताई गई है, चतुर्थ बौद्ध संगीति भी कनिष्क के समय ही आयोजित की गई थी। कहां आयोजित की गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि अभी इस संदर्भ का वर्णन आपके सामने थोड़ी देर पहले किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि कनिष्क ने, कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे और कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय भी प्राप्त है। कनिष्क ने कई विद्वानों को आश्रय भी दिया था। कनिष्क की राजसभा, कई विद्वान वहां की उनकी राज्यसभा को सुशोभित करते थे, जिनमें पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक भी थे, नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और विद्वान भी थे, चरक जैसे चिकित्सक भी उसकी राज्यसभा में थे। तो कनिष्क का जो शासनकाल है वो कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। कुल मिला के यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो बुद्ध के चित्र का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर ही मिलता है। इस लिहाज से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला कथन है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा कथन है स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा कथन है यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
तो दरअसल अब आपको इन विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3 और चौथा विकल्प है 1, 2 और 3। तो देखिए इसकी व्याख्या को सबसे पहले हम देख लेते हैं। दरअसल अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक आदमी जन्म से स्वेच्छा से खुद को बेचकर, युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम या दास हो सकता है। यदि एक दासी अपने स्वामी के बच्चे को जन्म देती है तो वो बंधन से मुक्ति की हकदार होती है। साथ ही ऐसी गर्भवती दासी को गर्भावस्था की अवधि के दौरान उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किए बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता था। अतः इस लिहाज से देखेंगे तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाते हैं। अब तीसरे कथन की तरफ चलते हैं। तो जब किसी दासी द्वारा अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया जाता है तो बच्चा और उसकी मां दोनों को एक ही बार में स्वतंत्र माना जाएगा, यह बात अर्थशास्त्र कहता है। साथ ही यदि जीविका के लिए मां को बंधन में रहना भी है तो उसके भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार मुक्त होने के बाद किसी पुरुष या महिला गुलाम के जीवन को बेचने या गिरवी रखने पर 12 पनास के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जो खुद को गुलाम बनाते हैं। इसलिए देखा जाए तो कथन 3 भी सही है। इस तरह से सही विकल्प आपका डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी प्रथम लघु शिलालेख, या सी 13वां शिलालेख, डी पहला वृहद शिलालेख। तो इसमें सही कथन है आपका विकल्प बी सही है, प्रथम लघु शिलालेख। दरअसल जो अशोक का नाम है वो केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में इसके नाम को दिया गया है, जो कि कर्नाटक के 3 स्थान कौन कौन से स्थान हैं? तो आपका पहला हो गया मास्की, दूसरा स्थान आपका हो गया नेत्तूर, तीसरा स्थान आपका हो गया उदयगोलम, और इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जगह है गुर्जरा। तो ये आपके ऐसे स्थल हैं जहां से अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। मस्की, नेत्तूर, उदयगोलम और गुर्जरा। इस प्रकार अगर देखें तो विकल्प बी सही है, प्रथम लघु शिलालेख में अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? इसका चयन आपको निम्न विकल्पों के आधार पर करना है। पहला कथन है किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। दूसरा कथन है इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। तीसरा कथन है मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। अब आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3 इन कथनों में से कौन से सही हैं, यह कूट की सहायता से आपको विचार करना है। तो दरअसल अगर इसकी व्याख्या की तरफ चलें तो पहला कथन है कि किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। जब आप देखेंगे इस समय की व्यवस्था के ऊपर नजर डालेंगे तो किसान अपनी उपज का 1/4 हिस्से से लेकर 1/6 हिस्से तक टैक्स के रूप में देता था, कर के रूप में देता था। और यहां कहा जा रहा है कि 10वां हिस्सा कर के रूप में देता था। इस लिहाज से यह पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। साथ ही जिन किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाती थी, अर्थात जो किसान सिंचाई की सुविधा का लाभ लेते थे, उनसे उस लाभ के एवज में टैक्स लिया जाता था। उनसे किसान को सिंचाई के बदले में टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था, यह बिल्कुल सही है। तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही हो गया। साथ ही आप देखें कि मौर्य शासन जो था वो भारत में केवल तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के भाग को छोड़कर, मतलब आप तमिलनाडु को छोड़ दीजिए और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, तो बाकी हर जगह पर आप देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में यह फैला हुआ था। लेकिन तीसरे कथन में कह रहा है कि मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। चूंकि तमिलनाडु में यह नहीं फैला हुआ था, इस लिहाज से आप देखें तो तीसरा कथन गलत होगा, क्योंकि तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट ही ऐसी जगह थी जहां पर यह साम्राज्य फैला हुआ नहीं था। इस लिहाज से केवल दूसरा कथन सही है। तो विकल्प के लिहाज से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला कथन है राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था। दूसरा है दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे।
तीसरा, राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। चौथा है, इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया था। अब आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं। आपको इनमें से कौन सा सही है उस पर विचार करना है। तो देखिए, एक एक करके कथनों पर अगर विचार करें तो मौर्य काल में अधिकारी जमीन को मापता और उन नहरों का निरीक्षण करता था जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुंचता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसमें कृषि कार्यों में दासों के लगाए जाने की व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक विकास का परिचायक था। मौर्य काल में ही दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था भी करता था। इस काल में कर निर्धारण की सुगठित प्रणाली का विकास भी किया गया था। इस लिहाज से अगर आप देखें तो 1, 2 और 3, 4 सभी कथन सही हैं, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसमें सम्मिलित थे? पहला ऑप्शन पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा अंग या पांचवा काशी। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 या 1, 4, 5। तो दरअसल इसमें जब नजर डालेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि जो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे उसमें एक तो थी राजधानी पाटलिपुत्र, और इसके अलावा 4 और जो आपको प्रांतीय केंद्र दिखाई देंगे उसमें एक दिखाई देगा आपको तक्षशिला, दूसरा दिखाई देगा उज्जैनी, तीसरा दिखाई देगा आपको तोसली और चौथा दिखाई देगा आपको सुवर्णगिरी। तो इस प्रकार इन अगर सभी केंद्रों के लिहाज से आप देखें जिनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है, तो इस लिहाज से सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। इसमें केवल 1, 2 और 3 वो स्थल हैं जो कि 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं जिनका वर्णन अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। तो आज का हमारा सफर यहीं तक था। इससे पहले कि हम आपसे अलग हो, अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी। आपको बता दें कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है अभ्यास। हर दिन अभ्यास करें, उन्नति का मार्ग स्वयं ही खुलेगा। तो अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की अगली कड़ी में हम जल्द ही मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।